आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है ग्रोनोलॉजी और यहाँ पर हम बातें करते हैं ग्रोथ की। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मेरी सीरीज की सेकंड पार्ट की वीडियो है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में जब हम बात करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत कुछ इसमें मैं अच्छा बताने वाला हूँ। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब मनी की वैल्यू पर टाइम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं मेरे बेटे के लिए एक रिमोट कंट्रोल वाली कार खरीदूं। अब रिमोट कंट्रोल वाली कार मैंने आज मार्केट में पता की तो वो थी कुछ 2000 रुपये की। लेकिन जब मैंने शॉपकीपर से पता किया तो उसने कहा कि सर ये जो रिमोट कंट्रोल कार है ये 5 साल के बच्चे के लिए सुटेबल है, लेकिन मेरा बच्चा अभी 2 साल का है। तो मैंने उससे पूछा क्या 2 साल वाला बच्चा भी इसको चला सकता है? तो उसने मना कर दिया। उसने कहा सर आप इस पैसे को संभाल के रखो, जब आपका बेटा 5 साल का हो जाएगा तब आप उसको ये कार गिफ्ट कर देना। तो मैंने क्या किया, उस 2000 रुपये को लेकर आया, अपनी अलमारी के अंदर बंद कर दिया उस पैसे को, और मैंने कहा कि जैसे ही मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा तो मैं इस 2000 रुपये से उस कार को खरीद के और अपने बच्चे को गिफ्ट करूंगा। अब जब मेरा बेटा 5 साल का हुआ तो मैंने अलमारी खोली, वो 2000 रुपये निकाले, मैं शॉपकीपर के पास गया। मैंने उसको बोला कि भैया ये आप 2000 रुपये की कार थी, ये मेरे को दे दो। तो उसने कहा नहीं सर ये अब 2000 की नहीं है, ये अब 2500 की हो चुकी है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि सर महंगाई बढ़ती है। ठीक है, आप सबको ये बात समझ में आती है। जो चीज़ पहले तो आज से 2-3 साल पहले 2000 रुपये की आ सकती थी वो आज 2000 की नहीं आ रही है, वो आज 2500 की हो गई है। मीन्स 3 साल पहले के 2000 आज के 2500 के बराबर है। ऐसे ही हमारी सेविंग के साथ भी होता है। जब भी हम पैसे को बैंक में रखते हैं हम सोचते हैं कि ये पैसा हमारे ज़रूरत के समय काम आएगा, और वो ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, 5 साल में, 10 साल में। या फिर मैं सोचता हूँ कि ये इस पैसे से मैं अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराऊंगा या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, या फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, मैंने उसके लिए उस पैसे को अपने बच्चे के लिए सेव करके बैंक में रख दिया। लेकिन जब वो मेरे बच्चे के एडमिशन का टाइम आया तो मैंने उससे उस पैसे को बैंक से निकाला और मैं इंस्टीट्यूट में गया, और मैंने जब देखा कि पहले जो इंस्टीट्यूट जिस कोर्स के 50,000 रुपये ले रहा था, आज वही इंस्टीट्यूट उस कोर्स के 70 से 80 हज़ार रुपये मांग रहा है। अब मेरे साथ क्या इश्यू आया कि मैंने तो सिर्फ 50,000 ही सेव किए थे, लेकिन अब वो पैसे 70-80 हज़ार रुपये मुझे चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। तो क्या मेरे बच्चे का एडमिशन हो पाएगा? क्या वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएगा? तो जिसका आंसर होगा नहीं। तो ऐसे में मैं क्या करूं? ऐसे में मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपने पैसे को कहाँ पर रखूं कि जिससे इन्फ्लेशन का इफेक्ट कम से कम हो। और जब हम अपने पैसे को सही जगह पर रखना सीख जाते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ अगर हम अपने पैसे को यहाँ पर रखेंगे तो जो भी हमने गोल्स बनाए हैं, जो भी हम अपने खर्चों के लिए सेविंग कर रहे हैं, तो वो सेविंग सही समय पर हमारे लिए काम आए। इसी के लिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते हैं। अपनी फाइनेंस की बेसिक नॉलेज को रखना ही फाइनेंशियल लिटरेसी कहा जाता है, और हम इसलिए उसको रखते हैं क्योंकि हम अगर अपने पैसों को नहीं ठीक से मैनेज करेंगे तो जब समय आएगा तो हमें या तो किसी से उधार मांगना पड़ेगा, या तो हमें लोन लेना पड़ेगा, या तो फिर हम वो काम जो कि हमें करना था वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटर है कि आज ही हम उसको लें। एक और फैक्ट की बात आपको बताता हूँ कि इंडिया में 20 से 25% से भी कम लोग हैं जिन्हें बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी है, जिनको पता है कि हाँ हमें अपने पैसे के साथ क्या करना है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमें अपने पैसे के साथ आज क्या करना है, जिससे कि हम कल के आने वाले खर्चों के लिए तैयार रह सकें। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अभी कुछ और बातें मैं बताऊंगा इस बारे में, और देखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्चुअल में क्या होता है और कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस चीज़ को इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने खर्चों के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि 1 महीने पहले मान लीजिए मेरे दोस्त ने मुझसे 10,000 रुपये लिए और उसने मुझे लौटाने के लिए 3 ऑप्शंस दिए।
ऑप्शन 1 में उसने क्या बोला कि अगर तू मुझसे आज पैसे लेता है तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, और अगर तू मुझसे 1 साल बाद पैसे लेगा तो मैं तुझे 10,500 रुपये दूंगा, और अगर तू मुझसे 2 साल बाद पैसे लेगा तो मैं तुझे 11,000 रुपये दूंगा। तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन चुनना ज्यादा बेटर है? मान लीजिए आज मेरे पास पैसे मिलते हैं, या फिर 1 साल बाद मिलते हैं और 2 साल बाद मिलते हैं, तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर चुनूंगा कि मुझे आज 10,000 रुपये दे दे। क्यों 10,000 रुपये दे दे आज? क्योंकि पहला रीजन मेरा इसका है कि रिस्क फ्री। आज मेरे पास मेरा पैसा हो गया तो मुझे रिस्क नहीं है कि कल को वो मान लो मेरे पैसे नहीं दे पाता, या उस कंडीशन में नहीं होता कि वो मेरे पैसे दे, तो मेरे पैसे मरने का जो मेरा रिस्क है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, इसमें मेरा क्या कारण है आज पैसे लेने का, कि अगर मैं अपने पैसे को आज ले लेता हूँ तो मैं उसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और इन्वेस्ट करके उस पैसे को और ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ। तीसरा जो रीजन है कि मैं आज इस पैसे को लेता हूँ वो है इन्फ्लेशन, जो कि है 6% के हिसाब से। तो मान लीजिए मैं आज उससे पैसे नहीं लेता और 1 साल बाद लेता हूँ, तो 1 साल बाद वो मुझे 10,500 रुपये देगा, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से उस पैसे की वैल्यू जो है 10,600 होनी चाहिए थी। मेरे 10,000 1 साल बाद जो है वो 10,600 बन जाने चाहिए थे, अगर मतलब उसकी कीमत उतनी सेम रहती। अभी इस केस में क्या हुआ कि मुझे, अगर मैं उससे 1 साल बाद पैसे लेता हूँ और 10,500 लेता हूँ, तो वहां पर मेरा 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि वो मुझे पैसे बढ़ाकर दे रहा है, 500 रुपये मेरे एक्चुअल अमाउंट में बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पैसे की बाइंग कैपेसिटी है ना वो कम हो चुकी है। अब जो चीज आज 10,000 रुपए की आती थी वो अगले साल 10,600 रुपए की आएगी, क्योंकि उसमें 6% इन्फ्लेशन लग चुका है, और वो मुझे दे रहा है 10,500। मतलब मैं वो सामान भी नहीं खरीद पाऊंगा जो मैं आज 10,000 रुपए में खरीद सकता था। अब 2 साल बाद वो मुझे अगर पैसे दे रहा है और वो मुझे 11,000 रुपए भी देता है, तो मेरे 10,000 रुपए की वैल्यू जो थी इन्फ्लेशन के हिसाब से 11,200 रुपए हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे कितने दे रहा है? वो मुझे दे रहा है 11,000 रुपए सिर्फ। तो 200 रुपए का मेरे को वहां पर भी नुकसान हो रहा है। तो मैं इसलिए चुनूंगा कि मुझे आज ही मेरे पैसे दे दे, ताकि मैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकूं, और जहां पर मुझे 6% या 6% से ज्यादा रिटर्न मिलता है मैं वहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, जिससे कि मेरे पैसे की वैल्यू जो है, जो उसकी बाइंग कैपेसिटी है, वो उतनी बनी रहे या फिर उससे ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर हमने समझा कि इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, पैसे की बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। वैल्यू तो सेम रहेगी उसकी, लेकिन उसकी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। बाइंग कैपेसिटी का मतलब रहेगा कि जो पैसे से आज मैं जो सामान खरीद सकता हूँ, 1 या 2 साल या 5 साल बाद मैं उतने पैसे से वो सामान नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होगी। तो हमारे सामने एक एक्सेल शीट खुली हुई है, तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट को हम कैसे एक्सेल के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास वही 10,000 रुपए थे, तो यानी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई? 10,000, रेट 6% था, और टाइम था 3 इयर्स। तो हमें निकालना है कि इन्फ्लेशन के चलते अगले 3 साल में मेरे 10,000 रुपए की क्या वैल्यू रह जाती है। तो वही फ्यूचर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर वैल्यू के लिए इज इक्वल टू एफ वी। अब यहाँ पर रेट बात कर रहा है, अब हम 6% क्यों 6% लगाएंगे, लेकिन -6% क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक्चुअल में इन्फ्लेशन है और हमारे पैसे की हर साल वैल्यू घट रही है, तो इसलिए -6% के हिसाब से हमारे पैसे कम हो रहे हैं। तो -6%, नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास 3 है, पीएमटी हमारे पास 0 है, और प्रेजेंट वैल्यू है मेरे पास -10,000, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं, कैश आउटफ्लो है, तो -10,000, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। टाइप की यहाँ पर वैल्यू इसलिए डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीएमटी 0 है, पर मंथ में हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए पीरियड के पहले और स्टार्टिंग में देने का कुछ ऐसा रीजन नहीं है। 10,000 रुपए हमने एक साथ इन्वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर आता है 8305, यानी 8300 के आसपास मेरे 10,000 रुपए की वैल्यू रह जाएगी। इसका सीधा सा ये मतलब है, जो चीज आज 8300 रुपए में आ सकती थी, 8300 में आ सकती थी, वो 3 साल बाद 10,000 रुपए में आएगी। अब इसको पॉजिटिव भी लेके देख लेते हैं एक बारी। अगर मान लीजिए, अगर हम 6% को नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव लेते हैं तो क्या आता है? फ्यूचर वैल्यू 6%, नंबर ऑफ पीरियड 3, पीएमटी 0,
माइनस 10,000 प्रेजेंट वैल्यू, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगी 11,910 रुपए। इसका सिंपल ये मतलब आएगा कि 10,000 रुपए से जो सामान मैं आज खरीद सकता हूँ वो 3 साल बाद मुझे 11,910 रुपए उसके लिए पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन मैंने इसलिए बताई है क्योंकि हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस कंसेप्ट को भूल ही जाते हैं। इन्फ्लेशन को चेक करना बहुत जरूरी है। क्यों चेक करना जरूरी है मैं बताऊं? क्योंकि आज की करंट रेट जो है ना इन्फ्लेशन की वो 6.2% है। जैसे गूगल पे अगर हम चेक करेंगे करंट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया तो आप देखेंगे 2020 की जो है वो 6.2% है। 6.2% के हिसाब से हमारे पैसा जो है घट रहा है, उसकी बाइंग कैपेसिटी 6.2% के हिसाब से घट रही है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बैंक में रखते हैं। अब बैंक में हमें मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट पे 3% का रेट ऑफ रिटर्न एनुअली, और हमारे पैसे पर 6.2% के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट उसकी बाइंग कैपेसिटी को घटा रहा है। हम बढ़ा रहे हैं 3% से और घट रहा है 6.2% से। तो एक्चुअल में हम हर साल अपने पैसे को 3.2% से घटा रहे हैं। यानी अगर मैं अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में रखता हूं तो मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने पैसे की वैल्यू को हर साल घटाता जा रहा हूं। इवन अगर मैं अपने पैसे को एफडी में भी रखता हूं तो आज के करंट रेट के हिसाब से एफडी पर 5.1% मिलता है। ये भी हम गूगल पे चेक कर लेते हैं, करंट एफडी रेट्स इन एसबीआई। इवन अगर हम आज अपने पैसे की एफडी भी कराते हैं तो भी हम देखेंगे 1 साल की एफडी पर जो करंट रेट है वो 5% है। मतलब अगर मैंने आज एफडी कराई है तो मैंने एक्चुअल में अपने पैसे को घटा रहा हूँ 6.2 माइनस 5%, 1.2% रेट के हिसाब से मैं अपने पैसे की वैल्यू को घटा रहा हूँ। तो एफडी में रख के भी हमारा पैसा ग्रो नहीं करेगा। तो अब क्या करें? तो मुझे आज ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सोचने पड़ेंगे जिसमें कि मुझे 6.2 से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिले। तो ऐसे कौन से ऑप्शंस थे जो मैंने बताया था? तो हम अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं। अब पोस्ट ऑफिस में रखेंगे तो 6-6.5% ही मिल रहा है, तो हमारे पैसे की वैल्यू एक्चुअल में सिमिलर रहेगी कि मैंने अगर आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और वो कुछ सालों बाद 20,000 हो जाते हैं, तो जो सामान मैं आज 10,000 में खरीद पा रहा था वो मैं जब मेरे को पैसे मिलेंगे तो मैं वही सामान 20,000 रुपए में खरीद पाऊंगा। तो उसकी ना तो वैल्यू घटेगी ना वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं पीपीएफ में अपने पैसे को रखता हूं जो कि 7.1% आज के करंट रेट के हिसाब से मुझे रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, तो मैं अपने पैसे को 0.09% के हिसाब से बढ़ा पाऊंगा। 7.1% माइनस 6.2%, तो 0.09% के हिसाब से मैं अपने पैसे को बढ़ा पाऊंगा। और अगर मैं किसी और अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ जाता हूं तो ज्यादा चांसेस है कि मैं अपने पैसे को और बेटर तरीके से बढ़ा पाऊं। तो ये तो हमने बात की इन्फ्लेशन की। अब हम बात करते हैं, अगर हम अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं और हम ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर हमें अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो हमारा पैसा कितना बढ़ सकता है, मींस टाइम की वजह से पैसा कितना बढ़ सकता है। तो हमारा पैसा किस रेट से बढ़ता है, किस रेट से घटता है, वो हमने एक्सेल पे करना सीखा था, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका बेसिक समझाऊंगा मैं आपको। तो जो बेसिक उसमें फॉर्मूला यूज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। ये हमने बचपन में पढ़ा भी होगा अपनी क्लासेस में, 8-9 क्लास में सिखाया जाता है, इसके लिए एक चैप्टर होता है वहां पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज भी बोला जाता है। चक्रवर्ती ब्याज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि मान लीजिए 1 साल में जो मुझे इंटरेस्ट मिला, नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलकर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, मतलब समझे कि जैसे मान लीजिए आज मेरे पास 100 रुपए हैं और उस पर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंडेड एनुअली, यानी साल में एक बार 10% मिल रहा है। तो नेक्स्ट ईयर जो मेरे पास पैसा हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, वो पैसा हो जाएगा 110। सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है, 10% ही मिलेगा मुझे, लेकिन अब वो 100 रुपए पर नहीं मिलेगा, वो मुझे 110 पे मिलेगा। तो 110 प्लस 10%, तो ये हो जाएगा हमारा 121 रुपए। ठीक है, मीन्स 110 का 10% और ऐड हो गया। नेक्स्ट ईयर ये मुझे 121 के ऊपर 10% मिलेगा।
इसलिए इसको चक्रवृद्धि बोला जाता है, क्योंकि हर जब भी हमें इंटरेस्ट मिलता है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो थर्ड ईयर में ये 132 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अभी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मतलब बहुत ही मजेदार है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि एक्चुअल में अगर हम उसको यूज करें तो हमारे पैसे को बहुत हद तक बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है, मैं आपको एक्सेल पे दिखाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। एग्जांपल एक्चुअल में फिक्शनल है, तो इतना सीरियस नहीं होना, लेकिन बस कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर आपको दिखाने के लिए और टाइम की क्या पावर है ये दिखाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट करा और मैंने उसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करा जहां पर 20% रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिलता है कंपाउंडेड एनुअली, और ये मैंने इन्वेस्ट करा अगले 200 सालों के लिए। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि यार 200 साल का इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, तो ये एक एग्जांपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझने के लिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये 1 रुपया बढ़कर कितना हो सकता है। अब सबके लिए क्वेश्चन है, मैं 5 सेकंड का पॉज लेता हूँ। अपने मन में एक अमाउंट सोच लीजिए कि अगले 200 साल में 1 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा। 20% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, और 20% रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है, अगर आसान भाषा में समझाऊं तो अगले 4 साल के अंदर ये पैसा डबल हो जाएगा। मींस 1 रुपये से 2 रुपये हो जाएगा। 4 इयर्स के अंदर ये पैसा डबल हो जाएगा। तो आपको बताना है कि 200 साल में ये पैसे कितने हो जाएंगे। 5 सेकंड में रुकता हूँ, अपने मन में एक अमाउंट सोच लेना, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी आपको लगे, 1000, 2000, 10 रुपए, 20 रुपए, कुछ छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कुछ भी एक अमाउंट सोच लो। फिर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। सोच लिया? चलिए कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना था, 20। नंबर ऑफ पीरियड हो गए 200। पीएमटी हमारी 0 है, हम मंथली कुछ नहीं दे रहे हैं। एक बार मैंने इन्वेस्ट करा है, कितना इन्वेस्ट करा है, 1 रुपया, ब्रैकेट क्लोज। तो रेडी टू सी, गिन पा रहे हैं, 1 रुपी कैन बिकम ह्यूज विद टाइम। 1 रुपया इन्वेस्ट करा, भूल गया, कभी कुछ नहीं दिया, टाइम ने उसको कितना बढ़ा दिया देखो। तो जो इस वीडियो का पर्पस था बताने का, वो यही था कि पैसे के ऊपर टाइम का बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर हम टाइम को ठीक तरीके से यूज कर पाए अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, मतलब हम अजूबा कर सकते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि मैं इसको काउंट भी नहीं कर सकता। आप में से जो कर पाए वो प्लीज कमेंट में करके जरूर बताएं कितना अमाउंट हो चुका है। ये फिक्शनल एग्जांपल है, दिस इज नॉट रियल। 200 साल के लिए मुझे नहीं पता होगा कि मेरे पैसे क्या होगा। हाँ, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए ये मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल बना लिया। ठीक है, 200 इयर्स इज मतलब बहुत ज्यादा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए ये एग्जांपल मैंने दिया। कंपाउंडिंग को समझने के लिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो थोड़ा सा रियल होगा। मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू जो मेरे पास है वो 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपए है मेरे पास, और रेट ऑफ रिटर्न मेरे को मिलता है 10% का। बहुत सारी मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि 10% रिटर्न इजीली दे देते हैं। टाइम हम लेते हैं, मान लीजिए 20 साल, 20 इयर्स। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, इज इक्वल टू एफ वी, रेट, नंबर ऑफ पीरियड 20, पीएमटी इज 0, प्रेजेंट वैल्यू इज -1 लाख। ठीक है, तो 20 इयर्स के लिए अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ 1 लाख रुपए 20 साल के लिए 10% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, तो ये पैसे तकरीबन 6,72,000 रुपए हो जाएंगे। तो ये तकरीबन 7 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम यहाँ पर 25 साल के लिए करते हैं। मतलब पहले 20 इयर्स में जो पैसा था वो 7 गुना बढ़ा। पहले 20 साल है ना, पहले 20 साल में पैसा कितने गुना बढ़ा, 7 गुना। 1 लाख से 7 लाख हो गया। वही पैसा 11 लाख के आसपास, मींस सिर्फ 5 सालों में वो पैसा 6 टाइम्स और बढ़ गया, है ना, 6 टाइम्स। अगले 5 सालों में वो पैसा 6 टाइम्स बढ़ गया। और अगर मैं बात करूं अगले 5 साल की, तो जो पैसा पहले 20 साल में 7 गुना बढ़ा था वो 6 गुना बढ़ गया सिर्फ अगले 5 सालों में। और अगले 5 सालों में वो पैसा कितना गुना हो जाएगा, वो तकरीबन 18 गुना हो चुका है 30 इयर्स में। मतलब पहले 20 साल को जो अगर हम देखें तो फर्स्ट 20 इयर्स में पैसा सिर्फ 7 गुना बढ़ा, लेकिन उससे अगले 10 सालों के अंदर ही वो 18 गुना हो गया।
जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टेड रहते हैं, जितने ज़्यादा टाइम के लिए हम इन्वेस्टेड रहते हैं, हम उतने पैसे को उतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट होता है टाइम का पैसे के ऊपर। तो इसके साथ बात कर लेते हैं थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो जितने ज़्यादा टाइम के लिए हम इन्वेस्टेड रहते हैं, उतना ही हम ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कोई और क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करने की। और आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो भी आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इससे कुछ वैल्यू को पाया है, तो ज़रूर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वैल्यू को शेयर कीजिए। उनकी भी हेल्प कीजिए कि वो भी अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें और फ्यूचर में आने वाले खर्चों को ठीक से मैनेज करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो।